आजकल जो कुछ भी हो रहा है मेरी समझ के बाहर है। अभी हमारी स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई थी कि एक और चिता सज गई। भीम का भीम की प्रवीण कुमार जी की। जी हाँ, वो अब हमारे बीच नहीं रहे। वो छोड़कर कल रात इस पृथ्वी को, अपने चाहने वालों को, और जिन्होंने उनको भीम के रूप में, विशालकाय भीम के रूप में देखा था, उन सब के दिलों में अपना स्थान बनाया था, उन सबको छोड़कर वो अपनी अनंत यात्रा में विलीन हो गए। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि ऊपर वाला कौन सा हिसाब किताब कर रहा है। कई लोग इस कोरोना के चलते बोलो या इस 2-3 साल में किसी की डेथ की खबर सुनना थोड़ी आम बात हो गई है। पहले भी लोग मरते थे, लेकिन पहले के लोग मरते थे या तो कोई बीमारी से मरते थे या फिर कोई एक्सीडेंट से मरते थे। लेकिन अब तो पता नहीं चलता कि कब कौन कहाँ से खबर आती है कि सर वो गुजर गए, ये गुजर गए। ये बहुत दुखद बात है। मुझे कल रात 12 बजे गूफी पेंट्रिल का फ़ोन आया था, नींद से उठाया, कहा कि अपने पाजी नहीं रहे प्रवीण कुमार जी। मुझे मुझे बहुत ही अफसोस हुआ, क्योंकि पिछले 15 दिन पहले ही उनका मुझे फ़ोन आया था। कला पितामह, मैंने कहा हाँ भाई, क्या हाल चाल है? बोला बस ऐसे ही फ़ोन किया, हाल चाल पूछने के लिए फ़ोन किया। अक्सर फ़ोन नहीं करते थे कभी भी, लेकिन अभी फ़ोन किया उन्होंने, बात हुई, बड़े खुश मिजाज, अच्छी तरह से बातें हुई, काफ़ी बातों का हमने जिक्र किया, लेकिन कहीं भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो जो है वो परलोक सिधारने वाले हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अचानक वो सबको छोड़कर चले गए हैं। उनकी कोई तबीयत भी ख़राब नहीं थी। जिस तरह से वो जी रहे थे अपनी ज़िंदगी, वो जी रहे थे, लेकिन अचानक ये इस जैसे तभी मैं कहता हूँ कि ऊपर वाला अब, या तो उनको, ऊपर वालों को अच्छे लोगों की ज़रूरत है। स्वर्गीय लता जी को बुला लिया, अभी प्रवीण कुमार को बुला दिया। ये मैं अगर प्रवीण जी के बारे में मेरे पास बहुत सारी यादें हैं। मैं इतना कह सकता हूं कि हमारी महाभारत की पूरी यूनिट में अगर कोई सबसे ज़्यादा शरीफ इंसान था, सबसे ज़्यादा लियाकत से भरा हुआ, सबसे ज़्यादा बहुत ही शालीनता से बैठे रहते थे, शालीनता से बातें करते थे, कोई छिछोरापन नहीं था उनकी आवाज़ में। उनके भले बोलने में पंजाबियत खनकती थी, और पंजाबियत एक सेंस ऑफ ह्यूमर था, अच्छा लगता था सुनने में, लेकिन कभी भी उनके बारे में कभी भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं उठी। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे महाभारत में 100 से ज़्यादा आर्टिस्टों ने काम किया है, लेकिन अगर मुझे कोई भी एक 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 कैरेक्टर कहो या एक एक्टर कहो, एक शख्स कहो, जो हम महाभारत के सेट पर मिलते थे, भीम काय विशाल काय होते थे, उसके बाद भी चेहरे पर स्माइल होती थी उनकी, जिस तरह से लोगों से बातें करते थे, कहीं भी कोई भी किसी भी तरह की कोई ऐसी हरकत नहीं होती थी जो उनके साथ कभी फिट हो सके। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा शालीन मुझे अपने पूरे महाभारत की फैमिली में लगे तो प्रवीण कुमार लगे, भीम लगे। मुझे कभी भी मुकेश कहकर नहीं पुकारा उन्होंने। पितामह, अरे पितामह, अरे पितामह, ये सब लोग छिछोरे लोग हैं, आप अपनी बात करिए। ऐसी ऐसी बातें करते थे, मैं हंसे बगैर नहीं रहता था। बट बहुत ही अच्छे दिल के इंसान थे। बहुत ही मेहनत की होगी उन्होंने अपने ज़िंदगी में। भगवान ने, ऊपर वाले ने उन्हें एक बहुत अच्छी लंबी कद काठी दी थी। मैं समझता 6 फीट 6 इंच या 7 इंच के थे। स्पोर्ट्स में बहुत कुछ उन्होंने नाम अर्जित किया था। एशियन कॉमनवेल्थ गेम में, एशियाड गेम्स में उन्होंने 2 बार गोल्ड मेडल जीता है। ओलंपिक को भी शायद 2 बार रिप्रेजेंट किया है। आप अगर उनके बचपन की तस्वीरें देखें तो आप इम्प्रेस हो जाएंगे, इतने लंबे चौड़े, और इसी लंबे चौड़े कद की वजह से उन्हें महाभारत मिली थी। महाभारत की सबसे डिफ़िकल्ट कास्टिंग अगर कोई थी तो भीम की कास्टिंग थी। हम सब लोगों को तो ठीक है, परफॉर्मेंस के हिसाब से, एक्टिंग के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, ऑडिशन के हिसाब से काम मिल जाता था, लेकिन भीम, पहली रिक्वायरमेंट ये थी कि सभी पांडवों से 6 इंच 7 इंच ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि उसको सीन में चारे के चारे अपने भाइयों को अपने कंधों पर, मदर को भी कंधों में उठाकर वो जंगल में जाते हैं। तो ऐसा कैरेक्टर
बहुत डिफ़िकल्ट था। जहाँ तक मैंने भी उनसे साथ बात की है, उन्होंने उनसे मालूम पड़ा कि चोपड़ा साहब को ये रोल कास्टिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट लग रही थी और सडनली सामने कहते हैं, पुनीत सर कहते हैं मैंने ही सजेस्ट किया था, और प्रवीण कुमार, क्योंकि वो पुनीत को भीम बनाना चाहते थे, और इनकी कास्टिंग हुई, और इनको जब मैंने पहली बार सेट पर देखा तो मुझे लगा कि ये सही मायने में भीम है। तो इसीलिए इनकी अगर कास्टिंग हुई थी तो लुक से हुई थी। मतलब पहली नज़र में इनके मुंह से भी मैंने सुना कि जब मैं पहली बार एंटर हुआ, चोपड़ा साहब ने बुलाया और उनके ऑफिस में मैं जैसे ही एंटर हुआ, जो रिएक्शन आया, कहाँ मिल गया हमको भी। आई मीन, सो एक किसी किसी कैरेक्टर्स में फिजिकल कास्टिंग परफॉर्मेंस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आपने फिजिकली सही कास्ट कर दिया तो आपका मोर देन 60 to 50% काम हो जाता है। और प्रवीण जी ने अपने ढील डौल की वजह से, और अपने जो भले उनकी लोग कहते हैं कि उनकी हिंदी में पंजाबियत थी, मैं आपको बताऊं, मैंने उनका रिसेंटली इंटरव्यू लिया था अपने इसी मुकेश खन्ना शो में जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैंने कला महाभारत के आर्टिस्टों का मैंने जो आपने भी देखा उनका इंटरव्यू, ये दिल्ली में थे, बम्बई में नहीं थे, पर मैंने उनको कहा और फ़ोन पर वो मान गए, और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत इंटरव्यू दिया, बहुत ही खुल कर बोले। और मुझे भी उन्होंने इंटरव्यू के पहले कहा था, पितामह मैं आपको वो सब बोलूँगा जो मैंने कहीं नहीं बोला है। मैंने कहा हाँ पितामह, प्रवीण जी हम बात करते हैं, और आपने वो इंटरव्यू देखा होगा, बड़े बड़े बेबाक और बड़ी शालीनता से, और बड़े पंजाबी, अगेन मैं कहूँगा पंजाबी सेंस में, पंजाबी स्टाइल में, बोलने की स्टाइल में उन्होंने बात की थी। और उसमें से एक अगर मैं बात कहूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनके बारे में ये मशहूर था कि क्योंकि एक तो जोक भी बन गया था जब किसी प्रेस ने लिखा था कि भीम और हनुमान पंजाबी थे। भीम तो आप समझ गए, प्रवीण कुमार, और हनुमान जी के रोल में, दारा सिंह जी के रोल में एक सीन में महाभारत में साथ में आए थे, और नेक्स्ट डे नवभारत टाइम्स में ये टाइटल, ये हेडिंग छपी थी कि भीम और हनुमान पंजाबी थे। खैर, ये तो बात ऐसी है कि जिसके बारे में अगर मैं आपको अंदर की बात बताऊं तो मुझे याद है जब हम शूटिंग कर रहे थे फिल्म सिटी में, एक सीन था जहाँ पर इन लोगों का इंट्रोडक्शन होता है। आपको याद होगा, रंग भवन में सब लोग आते हैं अपने कौशल दिखाने में। मैं बैठा हुआ था चोपड़ा साहब रवि जी के साथ में कैमरे के पीछे, और इनका एक डायलॉग था, ओए ओए अर्जन ऊपर आजा, अर्जन ऊपर आजा, ये सूत पुत्र है, सूत पुत्र। अब मैंने रवि जी के कान में कहा, मैंने कहा रवि जी डबिंग करवा लीजिए इनकी, क्योंकि हिंदी हमको तो महाभारत का मतलब है शुद्ध हिंदी। तो रवि जी ने मुझे कहा, ओए मैं की करा यार, मैं उन्होंने क्या है कि तू डबिंग करा ले। कहता करा लो, डबिंग करा लो, किसी और से भी रोल करा लो। वो तैयार नहीं थे कि उनकी आवाज़ कोई और डब करे। और मैंने अपने इसी साक्षात्कार में इस पॉइंट को उनको धीरे धीरे उठाया कि उनको बुरा न लगे, तो उन्होंने बहुत सही जवाब दिया, बहुत बेबाक जवाब दिया। बोला पितामह क्या प्रॉब्लम है, मैं पंजाबी हूँ और मुझे अपने पंजाबी होने पर गर्व है, तो ये क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैंने हिंदी ठीक नहीं बोली तो ठीक बोली, मैं हूँ पंजाबी। अब उनको कोई नहीं समझा सकता था, पर उनके बिलीफ थी। इसी बिलीफ की वजह से उन्होंने जो काम किया भीम के रोल में, वो उभर कर आया और लोगों को इम्प्रेस किया, और लोगों के दिमाग में बैठ गया कि भीम अगर है तो ऐसा है, और यही भीम है। महाभारत में हमारे साथ बहुत बड़ी एसोसिएशन रही उनकी। हालांकि एक बात ये भी है कि ये रोल करने के बाद में पहले भी करते थे। मैंने सुना था कि हीरो के साथ में ये आते थे, विलन के सबॉर्डिनेट होते थे, जैसे हेंचमैन होते हैं। ऐसे भी रोल मैंने देखा किसी फिल्म में किया है जहाँ हीरो उनको एंड में पीटता है, मारता है और मार खाते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि महाभारत के बाद में फ़र्क क्या पड़ा, ये मैं समझता हूँ। मुझे नहीं मालूम, उन्होंने भी कभी इस बात को कबूल नहीं किया मेरे सामने, लेकिन मैं आपको बता दूँ अंदर की बात, ये सही बात है। ये होता है हमारी इंडस्ट्री में, इमेज होता है। इमेज में अगर आप हैं तो उस इमेज से बाहर निकलना आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। और मुझे याद है कि, और किसी ने कहा भी था, सर अभी प्रवीण जी को कास्टिंग करने के पहले रुक जाते हैं लोग कि भाई इसमें अगर हम
प्रवीण जी को कास्ट कर देंगे तो जब हीरो, और हीरो हमारे यहाँ पर आप जानते हैं क्या हाइट होती है, सलमान खान साहब या शाहरुख खान, आमिर खान, ऐसे हीरो अगर उनको पीट देंगे तो लोग बोलेंगे, अरे ऑडियंस बोलेगी अरे भीम को मारा जा रहा है, अरे भीम को पीट रहा है। ये एक्सेप्टेबल नहीं होता शायद, ये बहुत बड़ी बात है। ये मैं इसीलिए जानता हूँ कि मेरे साथ भी गुजर चुका है। जब मैंने हेरा फेरी की थी, मुझे याद है उसमें एक सीन था, कमिश्नर ऑफ पुलिस बनता हूँ मैं, और मेरे क्लाइमेक्स में मेरे पीछे वो ओमपुरी जो है तलवार लेके भागता है और मैं आगे आगे भागता हूँ और बोलता हूँ अरे मैं कमिश्नर हूँ, मैं कमिश्नर, बोलता है तेरी तो, और वो भाग दे कि बहुत बहुत हिलेरियस सीन था। और मुझे किसी ने कहा थिएटर में, सर थिएटर में से आवाज़ आई थी, ए शक्तिमान भाग रहा है। आप समझ गए होंगे कि इमेज क्या करती है। बट फिर भी ये इंसान, ये एक्टर, ये साफ गोही का इंसान, सरल, एक बहुत ही अच्छी आत्मा, मैं इसे कहूँगा, इसलिए मैं कहूँगा कि एक भारी भरकम विशालकाय आत्मा हमारे इस पृथ्वी से उठ गई। इनके सेंस ऑफ ह्यूमर की अगर मैं बात करूं तो मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आपको सुना दूंगा जिससे आपको पता लगेगा कि इनका सोचने का तरीका कितना कॉमेडीपन से होता है, अपनी स्टाइल से करते हैं। मतलब जैसे जहाँ पंजाबी में है, चाहे रोटी छोटी खा लो जी, पानी शानी पी लो जी, इनका भी वो एटीट्यूड बात करने में। मुझे याद है कि जब मैं बाणों की शैया में लेटा हुआ, जब रात को 12 से 3 बजे के बीच में हमारी शूटिंग होती थी और अर्जुन के साथ मेरा सीन था, और ये अर्जुन जब टेंट में पहुंचा जहाँ पर कपड़े चेंज करके जब मेकअप किया जाता था, तो प्रवीण कुमार भी वहाँ शायद कर और शूटिंग कर रहा होगा, वहाँ पर आया। अर्जुन को पूछा कि कर रहे है तू? बोला वो पितामा के साथ यार सीन करके आया। तो इनके मुंह से निकला, ये चिट्टा कुक्कड़ मर्दा नहीं। अर्जुन ने मुझे बाद में ये बात बताई। अब जो पंजाबी नहीं जानते उनको मैं बताऊं, ये चिट्टा कुक्कड़ का मतलब है सफ़ेद मुर्गा। अब उन्होंने देखिए कैसे डिस्क्राइब किया, सीरियस चीज़ को भी उन्होंने बड़े बड़े इनोसेंट में से कहा। क्योंकि मेरे को अगर आपको मालूम होगा कि मेरे पूरे गेटअप के अंदर मेरे यहाँ पर बाण निकले रहते थे, मेरे सफ़ेद कपड़े होते थे पूरे के पूरे, और सफ़ेद कपड़ों के बीच में बाण सफ़ेद सफ़ेद निकले होते थे। तो इनको वो इनका जो है वो इमेजिनेशन था कि ये चिट्टा कुक्कड़ है, ये मतलब सफ़ेद मुर्गा है, मरता क्यों नहीं है, उनको पता नहीं था कि। तो ये इनके सेंस ऑफ ह्यूमर था। और ये इंसान थे, मैं आपको बता दूं, मेरे साथ इनका एसोसिएशन न सिर्फ महाभारत में रहा, मैंने इनको आर्यमान में भी एक रोल दिया, क्योंकि हमें एक बहुत लंबा चौड़ा एक, और आर्यमान कहानी थी दूसरे ग्रह की कहानी थी, पृथ्वी नहीं थी, अलग ग्रहों की कहानी थी, समथिंग लाइक स्टार वॉर्स। इनको मैंने रोल दिया जो बहुत लंबे चौड़े एक बच्चे को लेकर जाते हैं, और उन्होंने अच्छी तरह से निभाया। आए थे, मैंने दिल्ली से बुलाया उनको, वो बोला हाँ हाँ पितामा आता हूँ, यहाँ पर आते थे, रहते थे, सीन करके चले जाते थे। अब इंटरव्यू में मैंने इनको पूछा, मैंने कहा कि कैसा लगा आपका एक्सपीरियंस? तो देखिए अगेन वही साफ गोई, कोई बदल के वर्ड्स नहीं बोले। बोला पितामा मुझे तो अपना नाम भी नहीं समझ में आता था कि मेरा नाम क्या है। अब मैं आपको क्या रोल के बारे में बताऊं, बट क्योंकि वो कहानी देखिए, कहानी दूसरे ग्रह की कहानी है, ये शायद इनको समझ में नहीं आई भी होगी, बट यू नो हिज अपीयरेंस डज एवरीथिंग। आपको ऐसा अपीयरेंस नहीं मिलेगा। एक बात मैं प्रवीण जी के बारे में क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि रिसेंटली एक खबर मार्केट में फैल गई थी। आप तो जानते हैं सोशल मीडिया का मतलब ये खबर को फैला देना। कल जैसे देखिए आप, शाहरुख खान की एक छोटी सी खबर को उन्होंने ट्विस्ट करके कहाँ से कहाँ फैला दिया। वैसे ही प्रवीण कुमार जी के बारे में एक सोशल मीडिया में बात फैल गई थी, किसी जर्नलिस्ट ने कोई खबर छाप दी थी, वो वायरल हो गई कि भाई प्रवीण कुमार जी के जो है वो उनकी माली हालत ठीक नहीं है, वो पैसे के लिए मोहताज हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। मेरे को किसी ने भेजा एक छोटी सी यूट्यूब का एक रिपोर्टिंग, मुझे हैरानी हुई क्योंकि मेरी बातें भी हो रही थी। मैंने फटाक से फ़ोन लगाया, मैंने कहा, और उठाया फ़ोन उन्होंने, मैंने कहा प्रवीण जी क्या हो रहा है? बोला हाँ पितामा मैं भी हैरान हूँ। बोला ये क्या है, कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए, मैं हूँ, आई मीन अगर आपको कोई प्रॉब्लम। बोला नहीं पितामा थैंक यू वेरी मच, बट मैं बहुत ही सही हालत में हूँ, कुछ मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ये माया जो जिसे बोलते हैं, ये जर्नलिस्ट देखो जी, मेरे को इंटरव्यू में बोला जो, और मैंने उनको बोला कि बातों में इंटरव्यू के बीच में मैंने कह दिया कि वो मेरी जो ओलंपिक से या कमेटी से जो पेंशन आती है, वो पेंशन को काफ़ी सालों से रोक के रखा हुआ है, मैंने सरकार को बोल रहा हूँ कि वो मुझे पेंशन दें। अब इतनी बात उन्होंने कह दी थी। अब बोलते वो बात को पकड़ ली और कहा कि भाई वो तो मोहताज हैं।
तो मैं ठीक हूँ, मेरी हालत ठीक है, तो मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगा। अभी भी रिपोर्टिंग में देख रहा हूँ, मैंने कहीं और चैनल में भी देखा है, कह रहे हैं कि अंतिम समय में वो उनके फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं थी। माफ़ करना, बहुत अच्छी हालत में थे और बहुत खुश मिजाज थे, अच्छी बातें करते थे। मालिक की दया से भगवान ने उन्हें बहुत कुछ दिया है और अभी भी वो उनका कोई ऐसी खबर नहीं थी। तो इनके बारे में मैं कहूँगा कि अंत में यही कहना चाहूँगा, इररिप्लेसेबल आदमी, इररिप्लेसेबल एक्टर फॉर अ रोल कॉल्ड भीम। जैसे मैंने अभी परसों मैंने कहा था, लता जी को कोई रिप्लेस नहीं कर सका और आने वाले युग में भी कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। इस संगीत के युग में शी वॉज इररिप्लेसेबल, उनकी जगह उनका कोई पर्याय नहीं है। मैं प्रवीण कुमार जी के बारे में भी ये कह सकता हूँ कि भीम का रोल जब जब भी आएगा तब तब प्रवीण कुमार का चेहरा सामने आ जाएगा और कोई भी करने की कोशिश करेगा। बने हैं महाभारत, बहुत सारे भीम बने हैं, लेकिन ये प्रवीण कुमार जो फिट बैठे थे अपने कद काठी को लेकर, और कोई भीम मैं समझता हूँ नहीं आएगा। भगवान फिर से कहूँगा कि उनकी आत्मा को शांति दे। ये बहुत कुछ हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि भगवान ऊपर वाला ये हिसाब किताब थोड़ा बंद करे, थोड़े से लोगों को चैन की सांस जीने दे। आज मैं इतनी सी बात कह सकता हूँ कि आज पहली बार पृथ्वी के लोगों को, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं करूँगा, ख़ास तौर पर इंडिया में ज़्यादा है, बिकॉज अभी सडनली मालूम पड़ा है कि आत्मा क्या होती है। पहले भी लोग मरते थे, लेकिन अभी जिस हिसाब से जितने लोग इतने नंबर्स में मरते हैं, तो सबके दिमाग में आता है कि इनकी आत्मा को भगवान शांति दे, इनकी आत्मा को भगवान शांति दे। जो लोग भी नहीं जानता थे आत्मा को, उन्होंने आत्मा को जानना शुरू किया है। मैं फील करता हूँ अपने आसपास लोग धीरे धीरे, पहली बार सालों में, मैं समझता हूँ 1000 या 100 या 800 सालों में, या पता नहीं कितने सालों में ये बात हुई होगी, पहली बार जो मैन काइंड जो है वो थोड़ा सा कॉन्शियस हो गया है कि कहीं वो तो नहीं मर जाएगा, कहीं उसको तो कोरोना नहीं हो जाएगा। ये डर पहली बार आया है और बहुत हो चुका। मैं समझता हूँ 2 से 3 साल हो गए। मैं भगवान को प्रार्थना करूँगा कि आपको भी शायद ऊपर ज़रूरत पड़ती होगी अच्छे अच्छे लोगों की, लेकिन हमें भी ज़रूरत है, हमें भी लता जी की ज़रूरत थी, हमें भी प्रवीण कुमार की ज़रूरत थी। बहुत सारे के बारे में मैं कह सकता हूँ कि उनकी यहाँ पर ज़रूरत थी, लेकिन भगवान की मर्ज़ी के आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता। मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। लेकिन मैं पृथ्वी के लोगों की तरफ से कहूँगा कि अब बहुत हो चुका है। शायद अगर आप कुछ शिक्षा देना चाहते थे हमारे आज के कलयुग के लोगों को, तो हमको सबको शिक्षा मिल गई है। कोरोना ने पूरी की पूरी लाइफस्टाइल लोगों की चेंज कर दी है। लोगों को समझ में आया है कि सेहत क्या होती है और सेहत के प्रति कॉन्शियस होती है। तो मैं चाहता हूँ प्रवीण कुमार जी की आत्मा को शांति मिले और ये जो चलता हुआ जो एक सैलाब है वो रुक जाए। लोग अभी चैन की सांस लेना चाहते हैं, हवा में सांस लेना चाहते हैं। आज हवा में सांस लेने से भी डरते हैं लोग। आपने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा ऐसे मास्क लगा के घूमते हुए। तो ये जो चल रहा है, मैं समझता हूँ मैंने कितने लोगों को श्रद्धांजलि दे दी अब तक। मैं भी चाहता हूँ कि ये सिलसिला रुक जाए और लोग एक हिम्मत से और विश्वासपूर्ण ज़िंदगी जी सकें और अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, क्योंकि उनको अच्छा सबक मिला है। फिर से कहूँगा, हमारे विशालकाय भीम को, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे।